हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है अशोक बदाल कंप्यूटर एजुकेशन हब। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था डाटा क्या होता है, डाटा के बारे में पढ़ा था, और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसी चैप्टर के लास्ट टॉपिक में फाइल और फाइल के बारे में जाना था, फाइल की सीमाएं जानी थी, और आज हम पढ़ने वाले हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और उसकी अवधारणाएं। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जितना फॉरवर्ड कर सके शेयर कर सके उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें प्रोत्साहित करते रहिए। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डाटाबेस की। तो सबसे पहले डाटा क्या होता है, हमने ये जाना था। डाटा क्या होता है? अपने पास कच्चे जो आंकड़े हैं जिनसे कोई अर्थ नहीं होता है और उनसे एक अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है, बनाई जा सकती है, उसे हम डाटा कहते थे। ये पिछले चैप्टर में पढ़ा था। लेकिन डाटा को मैनेज करने के लिए, हमें डाटा को स्टोर करने के लिए फाइल का यूज किया गया था। लेकिन फाइल के बाद में क्या, तो हम उस सिस्टम को कहते हैं डाटा बेस, यानी डाटा को सिस्टेमेटिक कलेक्शन, डाटा का सिस्टेमेटिक कलेक्शन को, डाटा के सिस्टेमेटिक कलेक्शन को डाटाबेस कहा जाता है। डाटा के सिस्टेमेटिक कलेक्शन, कलेक्शन यानी एक तरीके और सुचारू रूप से उसको इकट्ठा किया जाए, जो अपन ने स्टोर किया था, डाटा संग्रहण किया था उसको, तो उसके कहा जाता है डाटाबेस कहा जाता है। ये फाइल्स का समूह होता है। एक्चुअली में डाटा बेस जो होता है वो किसका फाइल समूह होता है? फाइल्स का होता है। चलो हम देखते हैं कि हमने जाना था कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटी इकाई जो होती है वो बिट होती है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट होती है। उसके बाद में हमने कहा कि बिट्स के समूह को, यानी बिट्स के समूह को बाइट्स, और बाइट्स या बिट्स के समूह को अपन कहते हैं फील्ड। क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं। और फील्ड के समूह को अगर एक ही पंक्ति में एक ही तो उसे कहा जाता है, फील्ड के समूह को क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड कहा जाता है। और बहुत सारे रिकॉर्ड अगर एक जगह हो तो उसको अपन क्या बना लेते हैं? फाइल कहते हैं। और फाइल के समूह को क्या कहा जाता है? डाटाबेस कहा जाता है। तो हम दोबारा कह सकते हैं कि सबसे छोटी यूनिट कंप्यूटर में मेमोरी की होती है बिट, और बिट के समूह को हम कहते हैं फील्ड, और फील्ड के समूह को अपन रिकॉर्ड कहते हैं, और रिकॉर्ड के समूह को अपन फाइल कहते हैं, और फाइल के समूह को अपन डाटाबेस कहा जाता है। तो डाटाबेस क्या होता है? डाटा के सिस्टेमेटिक कलेक्शन को डाटाबेस कहा जाता है। चलो बात करते हैं डीबीएमएस। ये जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक सिस्टमिक सिस्टम है जिसके द्वारा डाटा को हम मैनेज करते हैं, स्टोर करके ऑर्गेनाइज करते हैं। चलो हम बात करते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यह एक प्रोग्राम का सेट होता है। प्रोग्राम का सेट यानी सॉफ्टवेयर मान सकते हैं, जिसके माध्यम से डाटा को डाटाबेस से एक्सेस करना, अपडेट करना और स्टोर करने का कार्य किया जाता है। जो अपने पास डाटाबेस है उस डाटाबेस को एक्सेस कैसे किया जाएगा, उसको स्टोर किया कैसे किया जाएगा, ऑर्गेनाइज कैसे किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है कैसे, अपडेट कैसे किया जा सकता है, वो सारे काम हमें किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से करें, प्रोग्राम के सेट के माध्यम से करें, तो उसे कहा जाता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यह उपयोगकर्ता और डाटाबेस के मध्य एक इंटरफेस का कार्य करता है। इंटरफेस का मतलब बीच में जोड़ने वाले एक कड़ी का मध्य कार्य करता है। कि यहाँ यूजर, अगर हम उपयोग करता है तो डाटाबेस जो पड़ा है अपने सिस्टम में उसके मध्य एक इंटरफेस का कार्य करता है। वो क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस को प्रबंधन यानी मैनेजमेंट करने की प्रणाली, डाटाबेस को जो अपने ऊपर पड़ा उसी को मैनेजमेंट करने की प्रणाली को क्या कहा जाता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। डाटाबेस को प्रबंधन करने की प्रणाली डीबीएमएस कहलाती है। यह एक प्रोग्राम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये अपन ने कहा था कि ऊपर ही लिखा था, प्रोग्राम का एक सेट है, यानी प्रोग्राम के सेट को अपन पहले कहते थे, तो अपन पहले जानते हैं कि वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो उपयोगकर्ता को डाटाबेस बनाने, स्टोर करने, एक्सेस करने और अपडेट करने की अनुमति देता है। तो ये क्या काम करता है? हमारे पास डाटाबेस बनाने के लिए, मैनेज करने के लिए, अपडेट करने के लिए, एडिट करने के लिए जो कार्य करता है वो एक प्रोग्राम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमने बहुत सारे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में सुना होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे एग्जांपल की बात करें तो एमएस एक्सेस की बात करते हैं, ये एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। माईएसक्यूएल की बात करते हैं, वो एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। और ऐसे ही पोस्टग्रे एसक्यूएल है, या वो भी बहुत सारे हैं जो अपने पढ़ने होते हैं। चलो ये एग्जांपल्स हो गई, हमने डाटाबेस और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को जाना। अब हम देखने वाले हैं कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू
हमारे पास कितनी ऐसी अवधारणा है, कौन कौन से टॉपिक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में है जो अपने पास यूजफुल है और हमारे पेपर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अवधारणाएं हम पढ़ने वाले हैं और इसकी कुछ अवधारणाएं जो है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ और एक एक को हम फिर बाद में उसको एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन सी अवधारणाएं हैं। देखो दोस्तों, हमने इससे पहले डाटा के बारे में जाना था और हमारी देखो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या कोई भी बैकएंड लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो उससे पहले हमें डाटा, फाइल, रिकॉर्ड इन सब के बारे में जानना जरूरी है। तो यहां हम पढ़ने वाले हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अवधारणाएं कि कौन कौन सी अवधारणाएं हैं जो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो अपना टॉपिक है डाटाबेस डीबीएमएस की अवधारणाएं। देखिए बहुत सारे अवधारणाएं हैं लेकिन उसमें सबसे पहले बात करेंगे हम डाटाबेस स्कीमा की। डाटाबेस स्कीमा की, उसके बाद में हमारे जो नेक्स्ट होगा वो कंस्ट्रेंट होंगे, डाटा कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट होंगे। तीसरा हम बात करेंगे वो डाटा मेटा डाटा की करेंगे कि मेटा डाटा क्या होता है, हम वो जानने वाले हैं। और उसके बाद में हम इसके नेक्स्ट की जो बात करेंगे वो इंस्टेंस की बात करेंगे, डाटाबेस इंस्टेंस। इंस्टेंस और उसके बाद में लास्ट में जो बात करने वाले हैं वो क्वेरीज की बात करेंगे कि क्वेरीज क्या होती है। और हमारे पास लास्ट में है एक और है वो है डाटा मैनिपुलेशन। ये हमारी जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अवधारणाएं हैं, पहली है डाटाबेस स्कीमा, दूसरी है डाटा कंस्टेंट, तीसरा अपन मेटा डाटा को पढ़ेंगे, चौथा डाटा इंस्टेंस को पढ़ेंगे और उसके बाद में क्वेरी और लास्ट में पढ़ेंगे डाटा मैनिपुलेशन। ये हमारी अवधारणाएं हैं। किसकी अवधारणा है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। तो आज का टॉपिक यही रहेगा। हम बात करते हैं एक एक के बारे में कि कौन सी चीज क्या है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बात करते हैं। या डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बाद में पहली अवधारणा जो है वो है अपने पास डाटाबेस स्कीमा। डाटाबेस स्कीमा, अच्छा ये होता क्या है हमें यही पता लगाना है कि स्कीमा किसे कहते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं डाटाबेस स्कीमा किसे कहते हैं, तो ये कई जुड़े हुए ऑब्जेक्ट का एक समूह होता है। क्या होता है? डाटाबेस में कई एक साथ जुड़े हुए ऑब्जेक्ट के समूह को स्कीमा कहा जाता है। एक लाइन ये समझ में आ गई कि कई डाटाबेस में हमारे पास कई ऐसे ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो वो जो समूह होता है उसे क्या कहा जाता है? डाटाबेस स्कीमा कहा जाता है। ये एक प्रकार से डाटाबेस का डिजाइन है जो डाटा की संरचना को, डाटा के प्रकार को या टेबल के जो मध्य संबंध है उसको बताता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह एक क्या है अपने पास? डाटाबेस का डिजाइन। डाटाबेस का डिजाइन है जो क्या काम करता है अपने पास? जो डाटा की संरचना, डाटा बेस की संरचना या डाटा की संरचना, डाटा के प्रकार, किस प्रकार का यूज करें, डाटा के प्रकार, और किसकी बात करेंगे? टेबल और टेबल के मध्य संबंध को या संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। तो दो लाइनें हमने ये पढ़ी डाटाबेस स्कीमा के बारे में कि ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट का समूह होता है। यह एक डाटाबेस का डिजाइन है जो डाटा की संरचना या उसका स्ट्रक्चर, डाटा के प्रकार, डाटा की टेबल के मध्य जो संबंध होता है उन सबका क्या करता है? ये प्रतिनिधित्व करता है। तो हम इसको एक चीज और बोल सकते हैं कि इसे विजुअल, VISUAL या लॉजिकल स्ट्रक्चर या संरचना भी कहा जाता है। ये लॉजिक्स का स्ट्रक्चर होता है तो लॉजिकल संरचना या आर्किटेक्चर बोल सकते हो, इसके साथ लॉजिकल आर्किटेक्चर भी
इसे कहा जाता है। तो हमारा ये पहला हुआ डाटा बेस स्कीमा कहा है। हमारे पास क्वेश्चन ये आता है डाटाबेस स्कीमा को समझाइए, उसके बारे में लिखिए। तो ये डाटाबेस के बारे में कई एक साथ जुड़े हुए ऑब्जेक्ट का समूह होता है, ये डिजाइन होता है जो डाटा की संरचना को, डाटा के प्रकार को, डाटा में जो टेबल्स है उन टेबल्स के मध्य उनके संबंध को बताता है, और साथ में हम इसको एक कह सकते हैं कि एक विजुअल या लॉजिकल स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर होता है। अब नेक्स्ट जो है अपने पास वो है, नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डाटा कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट अवधारणा जो है डाटा बेस कंस्ट्रेंट या डाटा कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या होता है? ये प्रतिबंध होते हैं। प्रतिबंध क्या होते हैं ये हमने पढ़ा होगा, कभी अपन फॉर्म भरते हैं तो वहां एक स्टार लगा हुआ होता है रेड कलर का, और उसमें आता है जब आप उसमें क्वेश्चन नहीं भरते तो फॉर्म सबमिट करते हुए आता है कि इस पोर्शन को, इस फील्ड को भरना कंपलसरी है। तो वहां पे अपन ने क्या लगा दिया? कंस्ट्रेंट लगा दिया, प्रतिबद्ध लगा दिया कि इस काम को आपको करना ही है। तो नेक्स्ट अपना जो है वो है डाटा बेस कंस्ट्रेंट, या इसको बोलते हैं प्रतिबद्ध। कंपलसरी हो जाता है किसी डाटा को किसी टेबल में, किसी टेबल के कॉलम में फीड करना, तो उसे हम कंस्ट्रेंट कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि डाटाबेस में डाटा की सटीकता और उसके विश्वसनीय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंध का उपयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि क्या लिखेंगे? डाटाबेस में डाटा की सुनिश्चितता यानी कंफर्मेशन है कि नहीं है वहां भरना ही है, और विश्वसनीयता को हम कह सकते हैं, विश्वसनीयता को बताने के लिए डाटाबेस प्रतिबंध का प्रयोग किया जाता है। चलो, डाटा की सुनिश्चितता या सटीकता, यहां हम सुनिश्चितता की जगह और भी लिख सकते हैं सटीकता, यानी कंफर्मेशन है डाटा की सटीकता और विश्वसनीयता को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डाटाबेस कंस्ट्रेंट का प्रयोग करते हैं। ये क्या हो सकते हैं? टेबल में एक से ज्यादा कॉलम पर लगाए जा सकते हैं। ये भी है कि क्या हम एक से ज्यादा कॉलम पर प्रतिबंध लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, एक से ज्यादा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसमें उदाहरण की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे नोट नल, उसके बाद में प्राइमरी की, ये भी प्रतिबंध है कि प्राइमरी की को भरना जरूरी है, कंपलसरी है। UNIQE कि कोई अगर कॉलम में फील्ड आ रहा है तो वो यूनिक होना चाहिए, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। और हमारे पास नेक्स्ट और है डिफॉल्ट भी एक कंस्ट्रेंट है। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? इन तीनों चारों को हम समझाते हैं एक टेबल के माध्यम से कि मैंने कहा कि मुझे फॉर्म फिल करना है और फॉर्म के अंदर कुछ मेरे पास टेबल्स है, डाटा है कि मैं एक फॉर्म फिल कर रहा हूं जिसमें एक नेम है, एक फादर नेम है, एक STID है, ये स्टूडेंट का नाम है, ये STID है। और उसके बाद में हमारे पास और जो चीजें हैं वो है मोबाइल नंबर है, इनमें मुझे फिल करना है। अब यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगा दिया कि ये जो मेरे पास कंपलसरी है कि इनको फिल करना ही है। अब फिल करना है तो किस हिसाब से बना कि मुझे सारा रिकॉर्ड चाहिए, बच्चे का, स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड चाहिए, तो खाली नहीं छोड़ना चाहिए पहले तो। उसके बाद में मैं यहाँ सबमिट पे जो बटन है वो क्लियर होगा, अगर सबमिट पे दबाते हो तो ये जो आपको एरर्स से हो रही है वो प्रतिबंध में दिखाई देगी। चलो हम बात करते हैं कैसे, कि हमारे पास कौन कौन से है। एक नोट नल, कि मैंने कहा कि जो बंदा है उसमें वैल्यू होनी चाहिए, नोट नल नहीं होनी चाहिए कि कुछ भी नहीं, मतलब नोट नल का मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ तो वैल्यूज होनी ही चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद मैंने कहा प्राइमरी की वो होती है जो पूरे रिकॉर्ड को एक बार में ही अपने आप को क्या कर देते, दिखा दे। तो वो जैसे मैंने स्टूडेंट आईडी लिखा था, इसमें प्राइमरी की बना लिया, इसको क्या बना लिया? प्राइमरी की यूनिक होनी चाहिए, ये यूनिक भी एक प्रकार का कंस्ट्रेंट है
प्राइमरी की हमेशा यूनिक ही होती है, यानी एक ऐसा नंबर जिसके द्वारा पूरे रिकॉर्ड, उस स्टूडेंट के पूरे रिकॉर्ड को शो किया जा सकता है। उसके बाद में मैंने कहा कि यूनिक हो गया, डिफॉल्ट हो गया। कभी कभी क्या होता है, डिफॉल्ट मान ले लेता है कि अगर कुछ नहीं भरा तो उसमें डिफॉल्ट मान ले लेंगे। जैसे मैंने एक और भरा और यहाँ स्कूल नेम लिखा, स्कूल नेम में अगर स्टूडेंट अपना भरता है तो ठीक, वरना ऑलरेडी जो मैंने भर रखा है वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो हमारे पास ये जो है, किसी स्टूडेंट का डाटा की बात करें तो एक्स वाई जेड कोई नेम है, यानी कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए, इसका मतलब नॉट नल, नॉट नल। उसके बाद में हमने कहा कि ये भी अपने पास जेड ए बी सी, इसका पापा का नाम है, जो भी भरा हुआ होना चाहिए, ये भी नॉट नल होना चाहिए। ये कंस्टेंट है जो मैं बता रहा हूं आपको कि नॉट नल प्राइमरी की और यूनिक कि इसका ऐसा नंबर होता है, जैसे मान लो 12530 है और ये ऐसा नंबर है, ये ऐसा नंबर एक प्राइमरी की होगी और यूनिक होगा, मतलब हर एक स्टूडेंट के पास अलग अलग होगा, इसलिए यूनिक भी हम इसका कंस्टेंट करेंगे। इसमें स्पेशल वही नंबर डाले जो यूनिक हो, ऐसा नहीं कि सेम नंबर बहुत सारे बच्चों के पास हो। उसके बाद में मोबाइल नंबर में हमने जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं, ये भी नोट नल कर सकते हैं अपन। उसके बाद में हमारे पास है डिफॉल्ट कंस्टेंट, यानी अगर स्टूडेंट इसमें डाले कोई दूसरा नंबर, दूसरी स्कूल का नाम डालना चाहता है तो ठीक, अदरवाइज जो मैंने डाल रखी है पहले फॉर्म फिल बना लेते समय वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जिसकी परिभाषा पहले से डिफाइन की गई है। तो यहाँ यूनिक ये कहता है कि इसके जैसा और कोई नहीं है, इसके जैसा कोई और नहीं है, ठीक है। डिफॉल्ट मान क्या कहता है कि जो कॉलम में पहले से परिभाषित है वही आ जाएगा। उसके बाद में नोट नल क्या कहता है कि कॉलम खाली नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज आनी चाहिए। यूनिक ये कहता है, मैंने बताया कि इसके जैसा और कोई नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, सभी मान लगभग एक जैसे होते हैं। उसके बाद में हमने ये कहा कि प्राइमरी की क्या होती है, तो ये भी यूनिक होती है और एक पूरे रिकॉर्ड को बताने के लिए काफी होती है, तो ये है कंस्टेंट। उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट की, वो है मेटा डाटा। नेक्स्ट जो है वो अपने पास तीसरे नंबर का है, वो है मेटा डाटा। अब डाटा क्या होता है, मेटा डाटा क्या होता है, तीसरे बारे में देखो। मेटा डाटा क्या होता है, डाटा के बारे में जानकारी या डाटा के बारे में डाटा, उसको कहते हैं मेटा डाटा। किसी डाटाबेस में डाटा के बारे में कोई डाटा है तो वह मेटा डाटा कहलाता है। डाटा अबाउट डाटा, यानी डाटा के बारे में कोई डाटा है तो उसे क्या कहते हैं, मेटा डाटा कहते हैं। इसमें बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, डाटाबेस स्कीमा का यूज किया जाता है, कैटालॉग का प्रयोग कर सकते हैं। तो यह डाटा का विभिन्न प्रतिबंधों के साथ, यह डाटा को विभिन्न प्रतिबंध अभी अपन ने पढ़ा, प्रतिबंधों के साथ, यह डाटा के विभिन्न प्रतिबंधों के साथ डाटाबेस स्कीमा को डाटाबेस कैटालॉग में संग्रहित किया जाता है। स्कीमा को डाटाबेस कैटालॉग मतलब एक ही चीज के कैटालॉग में संग्रहित किया जाता है। डाटा अबाउट डाटा, हम एक लाइन में कह सकते हैं डाटा के बारे में डाटा मेटा डाटा कहलाता है। तो ये हमारे पास तीसरे नंबर का क्या था, अवधारणा थी। और अब नेक्स्ट में चलते हैं, डाटाबेस इंस्टेंस क्या होता है, डाटाबेस इंस्टेंस क्या होते हैं। आई होप कि आप इसके नोट्स बना रहे हो लगातार, क्योंकि हमारे पास ये जो नोट्स है आपके लिए ही बनाए हुए हैं और इम्पोर्टेंट है। टॉपिक को उसी लायक बनाया गया जैसे 12th क्लास के पेपर में आने वाला है, उसी के हिसाब से इसको पढ़ाया जा रहा है। तो नेक्स्ट जो अपने पास अवधारणा है वो है डाटाबेस इंस्टेंस। डाटाबेस इंस्टेंस क्या होती है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले तो डाटाबेस इंस्टेंस क्या होता है, डाटा को लोड करने के बाद किसी भी समय डाटाबेस की स्थिति डाटाबेस इंस्टेंस कहलाती है। कि हमने एक बार डाटा को लोड कर दिया
तो हमने कभी भी उसको देखा तो वो किस स्थिति में है, कहां पे है, वो ही उसकी इंस्टेंस कहलाती है। तो हम एक लाइन में कह सकते हैं कि डाटा को लोड करने के बाद उस डाटा की स्थिति किसी भी समय, या पहले अपन ने इसके डाटा की, उस डाटा की किसी भी समय स्थिति स्थिति डाटाबेस कहलाती है, डाटा इंस्टेंस कहलाती है। बस इतना ही है इसमें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये क्या है। तो डाटाबेस की नई जो चौथे नंबर की अवधारणा थी वो ये कहती है कि जो अपने पास डाटा है उसको अपन ने एक बार लोड कर दिया, लोड करने के बाद हमने कभी भी उसको देखा, जो जिस कंडीशन में डाटाबेस में उसकी स्थिति है, डाटाबेस में उसकी स्थिति है, किसी भी समय डाटाबेस में स्थिति है, अपन ये भी कह सकते हैं डाटाबेस में स्थिति डाटाबेस इंस्टेंस कहलाती है कि डाटाबेस में उसकी क्या स्थिति है, कौन सी पोजीशन में है, कौन सी टेबल पे कहां रखा हुआ है, किस नंबर पे रखा हुआ है, कौन सी कॉलम में है, कौन से रो पे है, ये उसकी कंडीशन को क्या कहते हैं, डाटा इंस्टेंस। अब नेक्स्ट जो अपने पास 5वें नंबर का है वो क्यूरी, QUERY। देखो हमने कहा कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें डाटा को अपडेट करने, रिट्रीव करने, यानी एक्सेस करने, स्टोर करने का कार्य किया जाता है। अब मुझे स्टोर मतलब डाटा को मैं कैसे अपने पास वापस एक्सेस करूं, तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई एक लाइन लिखनी होती है जिसे अपन कहते हैं क्वेरी। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक लाइन लिखनी होती है, उसे क्या कहते हैं, यानी क्वेरी। क्वेरी के माध्यम से हम लिखे हुए डाटा को एक्सेस करने का कार्य करते हैं। तो यह डाटाबेस से जानकारी प्राप्त करने के लिए लिखी गई होती है। यह डाटाबेस से जानकारी, अच्छा डाटाबेस से जानकारी किसकी, डाटा है, ठीक है। यह डाटाबेस से जानकारी प्राप्त करने के लिए लिखा गया कोड होता है। क्या होता है, एक कोड होता है, 2 लाइनें या 3 लाइनें मैंने लिखी जिसके माध्यम से जो डाटा एक्सेस है, तो अब इसके द्वारा क्या जाता है, लोड होता है, जिसमें डाटाबेस से सूचना प्राप्त करने के लिए डाटाबेस से सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध या रिक्वेस्ट की गई होती है। तो क्वेरी क्या होती है, एक कोड होता है जिसके माध्यम से अपन क्या करते हैं, जो डाटाबेस में डाटा स्टोर है उस स्टोर डाटा में से जो रिपोर्ट है या कोई भी रिकॉर्ड है उसको अपन एक्सेस करने का कार्य करते हैं। और इसके बाद में लास्ट इसका जो है वो एक है, लास्ट नहीं कह सकते, एक और ऐड कर लेंगे अपन, डाटाबेस इंजन भी कहीं इसमें टॉपिक आता है। डाटाबेस इंजन क्या होता है, तो हम अभी डाटा मैनिपुलेशन की बात कर रहे हैं। जो 5वें नंबर के बाद 6ठे नंबर पे है वो है डाटा मैनिपुलेशन। जो मैंने अभी बताया था कि 6ठे नंबर पे है डाटा मैनिपुलेशन। डाटा मैनिपुलेशन का मतलब होता है अपडेट करना, डाटा मैनिपुलेट करना, उसमें अपडेट करना, जो डाटा लिखा हुआ है उसके डाटा में कोई बदलाव करना है, चेंजेस करना है, तो उसको क्या कहा जाता है, डाटा मैनिपुलेशन कहा जाता है। जैसे लिखे गए डाटा में बेस में डाटा में कोई परिवर्तन यानी बदलाव करना डाटाबेस या डाटा मैनिपुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, डाटा मैनिपुलेशन कहलाता है। किसे कहा जाता है, जब अपने पास जो डाटा है और उस डाटा में अगर अपन परिवर्तन करते हैं, यानी डाटा इंसर्ट करना, डाटा डिलीट करना, डाटा अपडेट करना, ये सब मैनिपुलेशन में आता है। तो एग्जाम उदाहरण कह सकते हैं, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, एडिट, अल्टर जिसको बोलते हैं,
आदि। ये सारे काम अगर अपन करते हैं तो वो डाटा मैनिपुलेशन कहलाता है। तो अपने पास नेक्स्ट जो है डाटाबेस इंजन, इसके बाद में कौन सा है, 7वें नंबर का है डाटाबेस इंजन। डाटाबेस इंजन, अब ये क्या होता है डाटाबेस इंजन, हम पढ़ने वाले कि डाटाबेस को बनाने के और एक्सेस करने के डाटा को बदलाव करने के लिए विभिन्न क्वेरी को संभालने के लिए डाटाबेस का उपयोग किया जाता है, ये हमने पढ़ा था। तो वही डाटाबेस इंजन कहलाता है। ठीक है, हम क्या कहेंगे इसको, डाटाबेस इंजन कहते हैं। तो डाटा को एक्सेस करने, डाटा को एक्सेस करने, उसमें बदलाव करने, ठीक है, उसमें बदलाव करने और उसको स्टोर करने के लिए जो या विभिन्न क्वेरीज QUERIES को हैंडल करने के लिए प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डाटाबेस इंजन कहलाता है। डाटाबेस कहलाता है। अब दोस्तों हमने अभी अभी पढ़ा कि डाटाबेस की कितनी अवधारणा है। तो सबसे पहले पढ़ा डाटाबेस स्कीमा, ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट का एक समूह होता है। दूसरा हमने पढ़ा डाटा कंस्ट्रेंट, प्रतिबंध लगाना, ये कंपल्सरी होता है। फॉर्म फीड करवाते समय कई बार रेड में स्टार लगे हुए होते हैं, आपने भी देखा होगा कि ये फील्ड आपको भरना है, इस कॉलम को आपको खाली नहीं छोड़ना है। तो वो अपने 4-5 प्रकार के पढ़े कि यूनिक होना चाहिए या प्राइमरी होना चाहिए, नोशनल होना चाहिए, डिफॉल्ट मान होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अपने पढ़े। उसके बाद में नेक्स्ट जो था वो मेटा डाटा, डाटा के बारे में डाटा अगर कोई इंफॉर्मेशन देता है तो वो कहते हैं मेटा डाटा। उसके बाद में डाटा इंस्टेंस, यानी डाटा को एक बार स्टोर कर दिया, तो स्टोर करने के बाद हमने कभी उसको चेक किया तो उसकी क्या कंडीशन, कौन सी स्थिति है, कौन सी पोजीशन पे वो है, तो वो क्या कहलाता है, डाटाबेस इंस्टेंस कहलाता है। उसके बाद में क्यूरीज, जो डाटा स्टोर किया हुआ है उसको एक्सेस करने के लिए हमें कोई कोड लिखना होता है, वो कोड, वो लाइन क्या कहलाती है अपने पास, क्यूरीज। और उसके बाद में था डाटाबेस मैनिपुलेशन, अगर डाटा लिखा हुआ है उसमें कोई बदलाव करना होता है तो उसे कहते हैं डाटाबेस मैनिपुलेशन। और लास्ट में था डाटाबेस इंजन, तो डाटा को एक्सेस करने, मैनिपुलेट करने और क्यूरीज को हैंडल करने के लिए जो डाटाबेस का एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, डाटाबेस इंजन। ये तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो इंजन के लिए ही कहा गया है। तो हमारे पास अभी हमने जो पढ़ा वो था डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस के बाद में हमने पढ़ा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, फिर हमने पढ़ा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अवधारणाएं। अवधारणाओं में हमने 7 अवधारणाएं पढ़ी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे की क्या होती है और RDBMS क्या होता है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हमारे घर में जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी मोबाइल से भी सब्सक्राइब करने का प्रयत्न कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जो होगा कीज। थैंक यू।